नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में पढ़ेंगे भारत के विदेश संबंध बाय सपोर्ट मटेरियल। ये जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए वीडियो जो होगी लॉन्ग होगी, तो कोई बच्चा घबराए नहीं। वीडियो को आराम से देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता है कि भारत के विदेश संबंध, ठीक है, भारत के विदेश संबंध यानी विदेश संबंध का मतलब क्या होता है? जब हमारे रिलेशन अन्य देशों के साथ होते हैं उसे विदेश संबंध कहते हैं। और ये जो रिलेशन जो है आर्थिक हो सकते हैं, व्यापारिक भी हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, भारत बहुत चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था। उस समय लगभग संपूर्ण विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था, ठीक है, नाटो और वार्सा यानी अमेरिका और सोवियत संघ, यानी शीत युद्ध के टाइम पीरियड की बात हो रही है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़ी दूरदर्शिता के साथ भारत की विदेश नीति का निर्माण किया था, यानी लॉन्ग टर्म अप्रोच करके जो पॉलिसी वगैरह इन्होंने बनाई थी प्रधानमंत्री जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, उसकी बात यहाँ पर करी जा रही है। यानी कि लॉन्ग टर्म अप्रोच थी नेहरू जी की, तभी तो उन्होंने गुट निरपेक्षता को अपनाया था, ठीक है, जो किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं था, लेकिन कनेक्शन दोनों के साथ इक्वल थे, ठीक है। स्मरणीय बिंदु यानी कि मेन पॉइंट्स जो है हमारे कि भारत की विदेश नीति पर देश के पहले प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अमिट छाप थी। अमिट छाप का मतलब होता है एक यूनिक पर्सनैलिटी थी, ठीक है। नेहरू जी की विदेश नीति के तीन मुख्य उद्देश्य। पहला है संघर्ष से प्राप्त संपूर्णता को बचाए रखना, यानी कि जो हमें 200 साल की गुलामी के बाद जो हमें आज़ादी मिली है उसको पहली बात तो बचाए रखना, ओके। और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, यानी कि सब हमारे देश में इक्वलिटी के साथ रहें, कोई भी अपने आप को अलग ना समझे। तेज गति से आर्थिक विकास करना, ठीक है। ये हमारे विदेश नीति के तीन मुख्य उद्देश्य थे बाय जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, जो उस टाइम विदेश नीति स्थापित की गई थी। ओके, भारत की विदेश नीति के तत्व। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, तो आपको ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लेन करने हैं, तो अपनी बुक्स को ज़रूर पढ़ना, उसमें सारे पॉइंट्स हैं, ओके। या वीडियो आप कहीं भी यूट्यूब पर देख रहे हो किसी भी चैनल की, तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, बस ये पॉइंट्स ज़रूर याद रखना। पहला है भारत की विदेश नीति के तत्व। पहला है गुट निरपेक्षता। आप सबको मालूम है इसमें क्या है, किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होना। पहले इसका जो एजेंडा था सैनिक गुट से दूर रहना, आज का एजेंडा है आर्थिक विकास करना। वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम। सीधा देखो, इसमें सीधा सा आप समझ लो कि इसमें जो मेन बात है वो कल्चर की है, ठीक है। भारत जो है यानी कि हम बिना भेदभाव के संपूर्ण पृथ्वी को एक परिवार के समान समझते हैं। इसका सीधा सा सरल मतलब यही है कि किसी की संस्कृति में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब इक्वल हैं इस पृथ्वी पर, सबकी संस्कृति इक्वलिटी है, ना किसी की छोटी है ना किसी की कोई ज़्यादा है, सब एक परिवार की तरह। और दूसरा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्रता पूर्व एवं सक्रिय भागीदारी। पंचशील समझौता, आपको पता है पंचशील समझौता क्या है, इसमें पढ़ेंगे भी हम। साम्राज्यवाद का विरोध, यानी एक तरह से तानाशाही का विरोध करना है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से हल करना, यानी कि बातचीत के द्वारा। निशस्त्रीकरण, यानी कि जो हानिकारक वेपन्स हैं इन पे रोक लगाई जाए, ओके। इन सब चीज़ों के बारे में ऑलमोस्ट आप फर्स्ट बुक में पढ़ चुके होंगे अपनी। चलिए, अब आता है हमारा पंचशील समझौता। आप ना इंडिया चाइना के रिलेशन को समझने के लिए ना आप प्लीज़ एक बार मूवी देखना, आपको बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। ये पिक्चर का नाम है पलटन, ठीक है, सोनू सूद भी हैं उसमें, बहुत अच्छी मूवी है, प्लीज़ आप उस मूवी को ज़रूर देखना। एक आपको एक हिंट मिल जाएगा कि किस तरह चाइना हरकत करता है बॉर्डर पे, वो सब उस पिक्चर में दिखाया गया है। चलो, पंचशील। 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रमुख चाओ एन लाई, ठीक है, चाओ एन लाई के बीच द्विपक्षीय समझौते, जिसके अगर लिखित 5 बिंदु, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, देखो वही है। एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण ना करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, इंटरनल मैटर्स में, ठीक है।
एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का आदर करना, यानी संस्कृति इन सबका, समानता और परस्पर मित्रता की भावना, संपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखना। और यहीं पे नारा भी दिया गया था, हिंद चीनी भाई भाई। बहुत तेज है ये लोग, तो एक बार पलटन मूवी जो है ज़रूर देखना एक बार। चलो अब हम पढ़ते हैं गुट निरपेक्षता की, क्या लिखा है, गुट निरपेक्षता की नीति। ओके, चलिए। अथक प्रयासों से मिली स्वतंत्रता। अथक का मतलब होता है जो हमने उस टाइम बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करे थे आज़ादी के लिए। अथक का मतलब है अशांत जो हमने एक्टिविटी करी थी, हम एक भी बार शांत नहीं रहे थे आज़ादी के लिए। ओके, ये सारी चीज़ें। अथक प्रयासों से मिली स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती अपनी संपूर्णता को बचाए रखने की थी। इसके अतिरिक्त भारत को तीव्र आर्थिक व सामाजिक विकास के लक्ष्य को भी क्या करना था भाई, प्राप्त करना था। अंततः इन दोनों उद्देश्य के लिए प्राप्ति के लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनी विदेश नीति के एक प्रमुख तत्व के रूप में अंगीकार किया था। इन दोनों उद्देश्यों यानी कि हमारा क्या है, तीव्र आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लक्ष्य को भी प्राप्त करना था। इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। ठीक है, अंगीकार का मतलब स्वीकृति करी थी, एक्सेप्ट किया था। इस नीति के द्वारा भारत जहां शीत युद्ध के परस्पर विरोधी गेमों तथा उनके द्वारा संचालित सैन्य संगठनों जैसे नाटो, वार्सा पैक्ट आदि से अपने को दूर रख सका, वहीं आवश्यकता पड़ने पर दोनों ही खेमों का मतलब होता है यानी कि गुट से आर्थिक व सामाजिक सहायता भी प्राप्त कर सकता था और देता भी था। ठीक है, ताकि जो है ना युद्ध को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टाला जा सके। ठीक है, ओके। एशिया तथा अफ्रीका के नवसंतरित देशों के मध्य भविष्य में अपनी महत्वपूर्ण व विशिष्ट स्थिति की संभावना को भांपते हुए भारत ने विनिवेशीकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थन किया। विनिवेशीकरण का मतलब होता है राष्ट्रीय आज़ादी, मतलब गुलामी को ख़त्म करो, यानी जिस तरह की गुलामी भारत पे हुई थी अब वो भारत क्या एक्टिव हो चुका था, अब कोई और देश गुलाम नहीं होगा। तो इन सब के लिए भारत ने क्या करा, विद्रोह भी कह सकते हो करा था। इसी कड़ी में 1955 में इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में एफ्रो एशिया सम्मेलन हुआ जिसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। सितंबर 1961 में बेलग्रेड में प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के साथ इस आंदोलन का औपचारिक प्रारंभ हुआ। ठीक है, पहला सम्मेलन इसका कहाँ हुआ, 1961 बेलग्रेड में हुआ और वर्तमान में 120 सदस्य इसके शामिल हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। जब ये बन गया था तो उस टाइम 25 थे, मतलब कि मेन बंदे 5 थे, बाकी जो टोटल मेंबर हुए थे 25 थे और आज वर्तमान में 120 हैं। वर्तमान समय में इस आंदोलन में तृतीय विश्व के 120 सदस्य देश हैं। सितंबर 2016 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन वेनेजुएला में संपन्न हुआ था और 18वां सम्मेलन जून 2019 में अज़रबैजान में प्रस्तावित है। ठीक है, आप ये पॉइंट जो 17वां 18वां सम्मेलन ज़रूर गूगल सर्च करना कि इन सम्मेलन के अंदर क्या बात हुई थी। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं हम कि भारत चीन संबंध, इनके बारे में तो आप फर्स्ट बुक में भी पढ़ चुके हो, एक जैसा ही, कुछ अलग नहीं है। 1949 में चीनी क्रांति के बाद चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला भारत पहले देशों में एक था। नेहरू जी ने चीन से अच्छे संबंध बनाने की पहल की। उप प्रधानमंत्री एवं तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आशंका जताई कि चीन भारत पर आक्रमण कर सकता है, लेकिन नेहरू जी ने ये बात को समझा नहीं। वल्लभ भाई पटेल जी जब कह रहे हैं कि भाई वो कर सकता है, एक जैसी शक्ल वाले कर सकते हैं, ये नेहरू जी का मत इसके विपरीत यह था कि इसकी संभावना नहीं है। भाई कुछ भी कर सकता है, चाइना है वो कुछ भी कर सकता है, बात से पलट सकता है। ठीक है, जब 1950 में चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण जमा लिया, तिब्बती जनता ने इसका विरोध किया। भारत ने इसका खुला विरोध नहीं किया। तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामा ने अपने अनुयायी साहित्य भारत से राजनीति शरण मांगी और 1959 में उन्हें राजनीतिक शरण दे दी।
चीन ने भारत के इस कदम को अपने अंदरूनी मामले में दखल दी। यहीं से अब सारा मामला शुरू होता है। फिर सीमा विवाद हो गया, फिर कब्जा वगैरह यहीं से शुरू होता है। ठीक है। चीन और भारत के मध्य विवाद का दूसरा बड़ा कारण सीमा विवाद था। इसकी स्टार्टिंग तिब्बत से हुई थी। चीन, क्योंकि वो भाई देखो, जब चाइना किसी के इलाके को कब्जा करेगा तो इंसान मदद मांगने के लिए कहीं ना कहीं तो जाएगा, और इंसान मदद करता भी है। अब दूसरा इंसान भड़क जाता है तो हम क्या करें, गलत करेगा तो इंसान करेगा, होगा ही। चलो, चीन ने गलत किया था। ओके। चीन और भारत के मध्य विवाद का दूसरा बड़ा कारण सीमा विवाद था। चीन जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के कई अधिकतर हिस्सों पर अपना अधिकार जताता है। बस जताता है कुछ नहीं, बस। ठीक है। आप ना गूगल करोगे तो आपको मैप सब कुछ दिखाया जाएगा। और अपनी एनसीईआरटी बुक देखो तो उसमें भी दिखाएंगे। 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। भारतीय सेना ने इसका कड़ा प्रतिरोध किया, परंतु चीनी बढ़त रोकने में नाकामयाब रहे। आखिरकार चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। यानी कि हमारी जो फाइट हुई थी, इंडिया चाइना फाइट जो थी 1962 में, जिसमें भारत जो है हार गया था, जिससे नेहरू की छवि को बहुत हानि पहुंची थी। क्या करें। चीन से हारकर भारत की, खासकर नेहरू जी की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नुकसान हुआ। लेकिन देखना भी तो चाहिए भाई, 1947 में देश आज़ाद हुआ है, बंटवारा भी देखा, तो इक्विपमेंट ये सब व्यापार वगैरह, आर्मी वगैरह मौजूद करने में समय लगता है। खेल गया ये तो भाई, हम इसे हार नहीं मानते। 1962 के बाद भारत चीन संबंधों को 1976 में राजनयिक संबंध बहाल शुरू किया गया। यानी कि बहाल का मतलब है यहाँ जो रिलेशन है दोबारा से शुरू किए गए। ठीक है। कि 1962 के बाद चीन संबंधों को 1976 में राजनयिक संबंध बहाल कर शुरू किया गया। बहाल का मतलब होता है दोबारा से शुरू किए गए। ठीक है। यानी कि कलेश वलेश जो भी लड़ाई झगड़ा था हो गया, अब दोबारा से अब रिलेशन को क्या करा जा रहा है, ठीक किया जा रहा है। और जब कभी भी कोई रिलेशन जब अच्छे होते हैं तो उनका कहीं ना कहीं कारण जो होता है व्यापार ही होता है। ठीक है। चलिए, 1979 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री तथा श्री राजीव गांधी जी ने 1962 के बाद पहले प्रधानमंत्री के तौर पर चीन की यात्रा की, परंतु चीन के साथ व्यापारिक संबंधों पर ज़्यादा चर्चा हुई। ओके। और वहाँ से हमारा व्यापार जो है हमेशा क्या है, बढ़ता आया है। 2003 में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के तौर पर चीन की यात्रा की, जिसमें प्राचीन सिल्क रूट नाथुला दर्रा को व्यापार के लिए खोलने पर सहमति हुई, जो 1962 से बंद था। ठीक है। इसे मान्यता भी मिली कि चीन सिक्किम को भारत का अंग मानता है। ठीक है। इसे हम रेशम मार्ग भी कहते हैं। ठीक है। चलिए, इसके बारे में थोड़ी सी हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। तो इसमें लिखा है, रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था, जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जुड़े हुए थे। इसका सबसे जाना माना हिस्सा उत्तरी रेशम मार्ग है, जो चीन से होकर पश्चिम की ओर और पहले मध्य एशिया में और फिर यूरोप में जाता है। ठीक है। जिससे निकलती एक शाखा भारत की ओर जाती है। इस मार्ग पर केवल रेशम मार्ग का व्यापार नहीं होता था, बल्कि इससे जुड़े सभी लोग अपने अपने उत्पादों का व्यापार करते थे। कालांतर यानी समय बीतने में सड़क के रास्ते व्यापार करना खतरनाक हो गया, तो यह व्यापार समुद्र के रास्ते से बाद में होने लगा था। ठीक है। तो सिल्क रूट जो नाम है नाथुला दर्रा, ठीक है, जिसको हम रेशम मार्ग भी बोलते थे, ये उसकी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है। नहीं तो आप सिर्फ रीडिंग कर सकते हो। चलिए, अब हम अपनी आगे रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। इसमें लिखा है, चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अपनी दावेदारी जताने यानी पाकिस्तान से चीन की मित्रता एवं भारत के खिलाफ चीनी मदद से भारत चीन संबंध खराब होते हैं। चीन और भारत सीमा विवाद सुलझाने के लिए प्रयत्नशील हैं, लेकिन चीन जो है आउटसाइड एक्टिविटी करता है, यानी कि पाकिस्तान को समर्थन देता है, फिर पाकिस्तान से उटपटांग हरकतें करवा लेता है, वो भी करता है।
जो कि गलत है। यानी कि कुछ भी हो रहा हो, इनडायरेक्टली रिलेशन तो ख़राब हो ही रहे हैं, ठीक है, एक अच्छी छवि नहीं बन रही है। इन सब चीज़ों के ऊपर इन लोगों को विचार करना चाहिए कि ऐसी फालतू हरकतें करने से कुछ नहीं होता, बल्कि इमेज डाउन होती है, कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। सन 2014 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत का दौरा किया। इसमें मुख्य समझौता कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु वैकल्पिक सुगम सड़क मार्ग खोलना था, ठीक है। ओके, ये जो है ना, ये थोड़ी थोड़ी मुलाकातें जो भी हैं, इनको थोड़ा बहुत याद रखा करो, एमसीक्यू में आएंगी ये क्वेश्चंस। मई 2016 में भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी चीन यात्रा पर गए और यह यात्रा चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के आतंकवादी अजहर मसूद के पक्ष में वीटो पावर यूज़ करने तथा परमाणु आपूर्ति समूह NSG द्वारा यूरेनियम की भारत को आपूर्ति से पहले चीन द्वारा भारत को NPT पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करने जैसे जटिल मुद्दों की छाया में हो रही थी, ठीक है। ये बहुत ही मेन लाइन है भाई, इसको याद कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ओके। और अजहर मसूद के बारे में आप पहले भी वीडियो में पढ़ चुके हो, फर्स्ट बुक का पार्ट है ये। भारत व चीन के मध्य संबंधों को सकारात्मक रूप देने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों देश शांति व पारदर्शिता भारत चीन सीमा पर बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। संकल्पबद्ध का मतलब है निर्धारित हैं पूरी तरीके से, यानी कि पारदर्शिता, जो भी बॉर्डर में जो भी फाइट वगैरह होती है उसके लिए ये लोग क्या हैं, बताओ भाई साहब, संकल्पबद्ध हैं, निर्धारित हैं, ठीक है। जो भी हो रहा है भाई सबको राष्ट्र के सामने दिखाया जाए, लेकिन होता नहीं है ये सब, ठीक है। इसलिए आप इनको देखने के लिए, समझने के लिए क्या बॉर्डर पे एक्चुअल हरकत होती है, वो हल्की सी झलक जो है आपको पलटन मूवी में दिखाया गया है। तो हम ज़रूर कह रहे हैं कि आप उस पिक्चर को ज़रूर देखें। चलिए अगला है, ये एक स्ट्रेंथ की फुल फॉर्म है। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा P2P यानी पीपल टू पीपल संबंधों पर स्ट्रेंथ की संकल्पना के आधार पर जोर दिया जा रहा है। तो आप इसकी रीडिंग ज़रूर करें। ये जो जितने भी ये सारे जो वर्ड लिखे हैं, ओके, ये स्ट्रेंथ की एक तरह से फुल फॉर्म ही है। भारत व चीन के मध्य डोकलाम क्षेत्र में सैनिक तनातनी, ठीक है, सैनिक तनातनी। भाई आप सबको मालूम है इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो क्या है फाइट हुई थी, जब चीनी सैनिकों ने भूटान के क्षेत्र में एक कच्ची सड़क विस्तार करने पर काम करना शुरू किया था, तो जिसका भारतीय सैनिकों ने क्या करा था भाई साहब, विरोध किया था। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुई थी, तानातानी हो गई थी वहाँ बॉर्डर लाइन पर, क्योंकि चीन जो है गलत तरीके से सड़क वगैरह बना रहा था, जो भारत के लिए क्या थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आने वाले समय में, मतलब गलत। आप इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियोस पढ़िए गूगल पर, आप उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि देखो सपोर्ट मटेरियल में सारी बातें क्या हैं, शॉर्ट होती हैं, ठीक है, जो कि आपसे MCQ में ये सारी चीज़ें पूछेंगे, ठीक, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो प्लीज़ आप जो है इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं गूगल पे ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है। तो 2017 चाइना इंडिया बॉर्डर स्टैंड ऑफ, जिसका नाम है, आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो, 2017 चाइना इंडिया बॉर्डर स्टैंड ऑफ, जिसका नाम है, जहाँ पर युद्ध थोड़ी बहुत यहाँ पे जो तनातनी हो गई थी उनको शांत कराने के लिए भारतीय सैनिकों को पीछे हटना पड़ा था, ठीक है। ये रहा, हाल ही में चीन द्वारा भारत की ओर से निरंतर की जाने वाली मांग को मानते हुए पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना अजहर मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने की सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर चाइना को सहमति देनी पड़ गई थी, जिससे भारत चीन संबंध मध्य हो गए, नहीं अच्छे बनने लगे थे रिलेशन। पहले मना कर दी थी कि भाई वीटो पावर यूज़ करके जैश ए मोहम्मद को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं करने दिया था, लेकिन फिर बाद में चाइना ने एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई ये एक आतंकवादी संगठन है, ओके, जो पाकिस्तान में पल रहा है। चलो ठीक है, भारत पाकिस्तान संबंध, ठीक है। फिर हमारा क्या हो गया, फिर इंडिया चाइना रिलेशन जो है ठीक होने लगे। चाइना ऐसे ही करता है, पहले मना कर देता है फिर मान जाता है, यानी कि दोनों की बात रख लेता है, पाकिस्तान की भी रख लेता है और इंडिया और बाकी यूएनओ इन सब के रख लेता है बात, कि अपना काम निकलता है बस। चाइना को कुछ मतलब नहीं है, कि काम निकलने दो बस, और कुछ नहीं,
भारत पाकिस्तान संबंध, ठीक है, भारत पाकिस्तान संबंध। ओके, भारत विभाजन 1947 द्वारा पाकिस्तान का जन्म हुआ, ठीक है। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध शुरू से ही कड़वे रहे हैं। कश्मीर मुद्दे पर 1947 में ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच छाया युद्ध हुआ, ठीक है। इसी छाया युद्ध में पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े भाग पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया था, यानी कि बेफालतू का अपना अधिकार जता रहा था, जो कि है नहीं। छाया युद्ध किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। देखो ये रहा, आप चाहो तो इसे नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। इस छाया युद्ध के किरदार हम भी हैं। ऐसा लगता है कि हम लोकसभा या चुनाव नहीं बल्कि एक छाया युद्ध देख रहे हैं। इसमें हमारी स्थिति दर्शक की नहीं बल्कि शिकार की है। कुछ अनजाने शिकारी वोटों के लालच में हमारे दिलो दिमाग को प्रदूषित करने में जुटे रहते हैं, यानी कि हमको इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से भ्रमित करके यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये उस तरह के युद्ध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, समझना चाहो समझ सकते हो। ओके, ये सीधा सा मतलब है कि कुछ अनजाने शिकारी वोटों के लालच में हमारे दिलो दिमाग को प्रदूषित करने में लगे रहते हैं, यानी कि गलत तरीके की मानसिकता यहाँ पर फैलाई जाती है, जिससे विद्रोह होने लग जाता है धीरे धीरे। बस ओके, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ये सारी जो डेफिनेशन है गूगल से ही ली गई है। छाया युद्ध के कुछ एग्जाम्पल हैं: सर्किक रेखा, सियाचिन ग्लेशियर, सीमा पार आतंकवाद और कश्मीर दोनों के मध्य विवाद के मुख्य कारण। चलो, 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में दोनों के बीच सिंधु नदी जल संधि की गई थी, जिसमें 6 नदियां थीं, बंटवारा हुआ था। इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किया। विवादों के बावजूद भी इस संधि पर ठीक ठीक अमल रहा, ठीक है, क्योंकि मेन भूमिका वर्ल्ड बैंक जी यहाँ निभा रहे थे। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इस समय भारत में अकाल की स्थिति थी, यानी सूखे की स्थिति, सूखा पड़ गया था बहुत ज़्यादा। हमारी सेना लाहौर के नज़दीक तक पहुंच गई थी और उनको खदेड़ के बाहर निकाल दिया था, और ये जो युद्ध था हम जीत गए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के हस्तक्षेप से युद्ध समाप्त हुआ। 1966 में ताकशान समझौता हुआ, जिसमें भारत की ओर से श्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, ओके। और ये जो समझौता था यूरोपीय संघ ने करवाया था, सॉरी यूरोपीय संघ नहीं, सोवियत संघ द्वारा ये समझौता करवाया गया था, सोवियत संघ द्वारा। चलो आगे हम बढ़ते हैं। 1970 में पाकिस्तान के पहले आम चुनाव में पश्चिमी पाकिस्तान में पी के जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जबकि पूरी पाकिस्तान अब बांग्लादेश में अवामी लीग के शेख मुजीबुर्रहमान बंग बंधु विजयी हुए, ठीक है, ओके। मुजीबुर्रहमान, ऐसा भारी सा नाम है, आता भी नहीं ज़ुबान पे। दोनों भागों में संस्कृति एवं भाषा को लेकर गंभीर मतभेद थे और अवामी लीग ने एक परिसंघ बनाने की क्या रखी थी, मांग रखी थी। और शेख मुजीबुर्रहमान जो थे बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति भी बने थे कि फिर बाद में के प्रधानमंत्री भी बने थे, और इनको जो है बंग बंधु यानी कि एक तरह से महापुरुष की पदवी भी दी गई है, ठीक है। तो बंग बंधु हमेशा याद रखना, महापुरुष की पदवी इनको दी गई है, ओके। जैसे हमारे यहाँ पे देते हैं राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है अलग अलग अवार्ड देके। पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में दमन के विरोध जनता ने विद्रोह कर दिया। शेख मुजीब गिरफ्तार कर लिए गए और 80 लाख बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में घुस आए, ठीक है। प्रधानमंत्री श्री, ठीक है, ओके, हाँ कहाँ गया हूँ, ये रहा। प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी ने इस मुक्ति संग्राम को अपना नैतिक एवं भौतिक समर्थन क्या करा, दिया था, यानी कि जो लोग आ गए थे उनका पालन पोषण भारत ने कुछ टाइम के लिए कर दिया था, फिर बांग्लादेश आज़ाद करवा दिया था। 1971 में पाकिस्तान को चीन तथा अमेरिका से मदद मिली। ये वो समय था जहाँ पे अमेरिका ने बहुत परेशान किया था
कभी आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, कभी गेहूँ इन सब की मांग को रोका जाए, बहुत सारा अमेरिका ने हरकत करी थी। फिर हमारे रशिया भी आ गए थे यहाँ पर कि अगर ज़्यादा किसी ने अमेरिका ने हमला करने की कोशिश करी तो फिर भाई साहब रशिया भी पीछे नहीं है भारत का सपोर्ट देने में। तो फिर भारत ने 20 वर्षीय संधि भी करी थी, मतलब कि मित्रता वो वाली, व्यापार वाली समझौते की, ये सब था। मतलब कि संगठन में शामिल नहीं था, जो भारत पे आरोप लगाया जाता है सोवियत संघ में शामिल नहीं हुआ था, रिलेशन अच्छे हुए थे बस। 1971 में पाकिस्तान को चीन तथा अमेरिका से मदद मिली। इस स्थिति में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1971 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पूर्णव्यापी युद्ध छेड़ दिया। भारत विजयी हुआ। पाकिस्तान सेना ने 90,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था ढाका में। नए देश बांग्लादेश का फिर क्या हो गया भाई साहब, उदय हुआ था। ओके, कि 1972 में शिमला समझौता हुआ। ओके, क्या हुआ, 1972 में शिमला समझौता हुआ। ठीक है, इस पर भारत की ओर से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। और इन सब के बारे में पढ़ना चाहिए, क्यों हुए थे, क्या हुए थे, बस याद था सब कुछ। 1999 में भारत ने पाकिस्तान से संबंध सुधारने की पहल करते हुए दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू की, परंतु पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कारगिल संघर्ष छेड़ दिया था, जो 1999 में फाइट हुई थी, जिसमें भी भारत ही जीता था। ओके, कारगिल में अपने मुजाहिदीन कहने वालों ने सामरिक महत्व के कई इलाकों जैसे मद्रास, महाकोश, वतालिक आदि पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने बहादुरी से अपना इलाके क्या करवा लिए, खाली करवा लिए। ये जो था मुजाहिरुद्दीन, ठीक है, इनका जो पूरा नाम था हिजबुल, जो कि 1990 में अस्तित्व में आया था, जो कि एक अलगाववादी संगठन था। और आगे चल के इंडिया ने, अमेरिका ने और यूरोपीय संघ ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। ओके, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भारत यात्रा तथा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पाकिस्तान यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए की गई, लेकिन पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन व आतंकी घुसपैठ की कार्रवाई ने दोनों देशों के संबंधों में कटुता बनी रही, कभी नहीं सुधरते। चलो, उरी के बारे में तो आप सब जानते हैं, आप सभी ने ये पिक्चर भी देखी होगी। ठीक है, कि 2016 में उरी में सेना मुख्यालय पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा किए गए आतंकी हमले ने तथा जवाब में भारत की ओर से की गई सैन्य कार्रवाई ने दोनों देशों के मध्य कटुता को और अधिक बढ़ा दिया, यानी कड़वाहट और बढ़ गई। 2018 में पाकिस्तान में इमरान खान के नेतृत्व में नवनिर्वाचित सरकार के साथ भारत सरकार द्वारा किए गए शांति प्रयासों के बाद पाकिस्तान की ओर से निरंतर संघर्ष विराम के उल्लंघन तथा आतंकी घुसपैठ के कारण दोनों देशों के मध्य संबंधों में सुधार की संभावना निरंतर कम हुई है। और जनवरी 2019 में जम्मू कश्मीर में CRPF के जवानों पर पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा आत्मघाती हमला किया गया, जिसके जवाब में भारतीय वायुसेना द्वारा की गई कार्रवाई ने दोनों देशों के मध्य युद्ध की स्थितियां उत्पन्न की। इसके अतिरिक्त भारत ने पाकिस्तान को सन 1996 में दिया गया स्वाधिक वरिष्ठ राष्ट्र, यानी मैन फेवर्ड नेशन, जिसका मतलब होता है, जिसको हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के जो नियम के तहत व्यापार में स्वाधिक तरजीही, यानी कि उत्तम राष्ट्र का दर्जा जो भारत द्वारा पाकिस्तान को दिया गया था, उत्तम राष्ट्र का, उसे छीन लिया गया था, वापस ले लिया था। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं भारत की परमाणु कार्यक्रम में परमाणु नीति। 110% के क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, और वो भी 6 मार्क्स का आता है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहता ही रहता है, हमेशा आता है क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, नोट करें, अच्छे से याद करें, समझें, अपनी NCERT बुक से जो भी आप नोट्स बना सकते हो वो बनाएं। भारत का परमाणु कार्यक्रम मई 1974 में पोखरण
में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, यानी कि राजस्थान में, पोखरण का इलाका है राजस्थान, वहाँ पर। फिर मई 1998 में पोखरण में ही भारत ने 5 परमाणु परीक्षण कर स्वयं को परमाणु संपन्न घोषित कर दिया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर स्वयं को परमाणु शक्ति घोषित कर दिया। इन परीक्षणों के कारण क्षेत्र में एक नए प्रकार की संतुलन और शक्ति संतुलन बन गया, ठीक है, यानी इक्वलिटी बन गई। ओके, भारत ने 1968 के परमाणु अप्रसार संधि एवं 1995 की व्यापक परमाणु निषेध संधि यानी CTBT, एक NPT और एक CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि भारत इन्हें भेदभावपूर्ण मानता था। क्योंकि इसमें जो भी परीक्षण कोई भी टेस्ट है वो विकसित देश कर सकते हैं, भाई हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? भारत की परमाणु नीति, कोई बंदा अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ कर रहा है, तुम लोग करके बैठे हो, हम नहीं कर सकते, तो गलत है ना। आप इनको पढ़ोगे, सारी जो नीतियाँ दी है ना, NPT, CTBT, SALT है, START है, जो भी है, इनको अच्छे से पढ़ो। भारत की परमाणु नीति, भारत शांति प्रिय कार्य हेतु परमाणु शक्ति का प्रयोग करेगा, यानी शांति बनाए रखने के लिए। भारत अपनी सुरक्षा आवश्यकता अनुसार परमाणु हथियारों का निर्माण करेगा। भारत परमाणु हथियार का प्रयोग पहले नहीं करेगा, ठीक है। परमाणु हथियारों का प्रयोग करने की शक्ति सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता के हाथ होगी, यानी कि प्रधानमंत्री, ऐसे कहें तो। भारतीय विदेश नीति के बारे में राजनीतिक दल थोड़े बहुत मतभेदों के अलावा राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, क्षेत्र की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हितों के मामलों पर व्यापक सहमति है। ओके, तो इसमें जो लिखा था ना, क्या कहते हैं कि परमाणु हथियारों का प्रयोग करने की शक्ति सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता के हाथ में, प्रधानमंत्री, आर्मी के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो मतलब बहुत बंदों से डिस्कस करने के बाद फिर फैसला लिया जाएगा, यानी कि पूरी सिक्योर है भाई पावर। कोई भी एकदम से कोई बंदा हमला नहीं कर सकता, जो भी निर्णय लिया जाएगा सोच समझ के लिया जाएगा, बस। 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विदेश नीति का निर्माण अमेरिका द्वारा पोषित उदारीकरण व वैश्वीकरण को ध्यान में रखकर किया जाने लगा तथा क्षेत्रीय सहयोग को भी विशेष महत्व दिया गया। और आज भी आप अपनी सोसाइटी में देख सकते हो कि हमारे देश में पूंजीवाद पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, व्यापार वगैरह इन सब पे। ओके, तो आज की वीडियो में ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। मैं तार हसन, आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।